हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और सबसे पहले सॉरी कि कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी, 3 बार मैंने वीडियो बनाया, मगर पता नहीं क्या टेक्निकल फॉल्ट हुई, तीनों बार आवाज़ ही नहीं आई उसमें। अब बिना आवाज़ का वीडियो अपलोड करके मैं करती क्या, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा छोड़ जो है रात के 11:30 बजे तक मैं लगी रही, लेकिन नहीं हो पाया कल। वो पता नहीं क्या टेक्निकल फॉल्ट आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मेरे स्टूडेंट्स यूट्यूब के मेरा इंतज़ार कर रहे हैं उनको आज जो है दिन में वीडियो और प्लस उसके साथ एक और क्वेश्चंस भी उनको जो है वो करवाऊँ। आज मैं आप लोगों को जैकोबियन एज के बारे में बताऊंगी और इससे के बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी कि जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए जैकोबियन एज के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगी। जैकोबियन एज, फिर जैकोबियन एज के बाद हम चार्ल्सवन एज और जिसे कैरलिन एज या प्यूरिटन एज भी कहा जाता है, और उसके बाद हम रेस्टोरेशन एज के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि अगर आप जैसे कि जब तैयारी कर ही रहे हैं जूनियर सुपर टेट की, तो उसमें आप ये मान के चलिएगा 50-50 क्वेश्चंस के करीब रहेंगे, यानी कि 50 लिटरेचर के, 50 ग्रामर के। उसमें से कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं, लेकिन इतने तो होंगे। अब आप कहें कि हिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अगर मान लीजिए हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन भी आए, तो अब आपको थोड़ी ना पता है कहाँ से पूछेंगे, तो हिस्ट्री तो हमें ऑन एन अप्रॉक्स पूरी ही करनी पड़ेगी, तभी हम उनका जवाब दे पाएंगे। जैसे अगर हमने सिर्फ एलिजाबेथन एज पढ़ लिया, पूछ लिया चौसर के बारे में, तो कहाँ से करेंगे? इसलिए पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा, मतलब शॉर्ट में और पूरा पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं आप लोगों से जो है फिर दोबारा से कह रही हूँ और फिर कह रही हूँ, देखिए ये क्लासेस जब तक एग्ज़ाम होगा उस तक कंटिन्यूड रहेंगी। टीजीटी पीजीटी के लिए आगे कंटिन्यूड हो जाएंगी। ये जूनियर सुपर टेट के लिए क्लासेस हैं। मैं इसमें कहीं से कहीं तक आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कुछ दिन बाद इनके पैसे कर दूँगी, या जो भी मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रही हूँ उसके पैसे लूँगी। मैं नहीं लूँगी। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये चैरिटी कर रही हूँ, बिल्कुल भी मैं ये नहीं मानती। इट्स माई सर्विस फॉर यू। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को इस बात से है कि कुछ दिन बाद तो करेंगी, कुछ दिन बाद तो करेंगी। बात ही होती है, लोगों ने चीज़ों को इतना ख़राब कर दिया है कि लोग जेन्युइन व्यक्ति पर भी विश्वास नहीं कर पाते आप लोगों को। और दूसरी बात मैं कह रही हूँ, टेलीग्राम पर PDF अपलोड हो रही हैं, आगे पीछे हो जाती हैं, उस पर मेरी टीम जो है वो जो मैं टेस्ट पेपर्स कराती हूँ अपने बैच के स्टूडेंट्स को, वही मैं आप लोगों को दे रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ PDF निकलवाएं, वो महंगी पड़े या कुछ भी है, आप ऐप पर फ्री में आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमने वो ऐप फ्री, उस ऐप पे फ्री टेस्ट हैं, फ्री टेस्ट था और फ्री टेस्ट ही रहेंगे। उसके बाद जैसे ही आप ऐप खोलते हो उस पर आपको दिखता है कि कोर्स परचेज कर लीजिए। अरे हम थोड़ी ना आपको कह रहे हैं कि आप कोर्स परचेज करो, ये तो उन लोगों के लिए है जो उस कोर्स को लेना चाहते हैं, जो टीजीटी पीजीटी का लेना चाहते हैं, या जो 3-4 घंटे की क्लासेस जूनियर सुपर टेट की चल रही हैं हमारी, वो लेना चाहते हैं। भाई किसी को हम मजबूर नहीं कर रहे हैं कि आप खरीदिए ही खरीदिए। आप अगर ऐप हम डाउनलोड इसलिए करवा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है, हमारा ये मंशा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट चीज़, मैं 200, 300, 400, 500 रुपये में वो काम करने वालों में से नहीं हूँ कि कल को मैं कहूँ टेस्ट सीरीज़ ले लो 200 रुपये में, ये ले लो 300 रुपये में। मुझे ये चीज़ का वो नहीं है। 200-300 रुपये लेने से बेहतर है मैं ना लूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि होता क्या है, वो लोग 200-300 रुपये लेते हैं, कुछ दिन बाद उनकी जो है वो उसके प्रति उनकी ख़त्म हो जाती है, उनकी जो जोश होता है, और फिर लोग उनको गाली देना शुरू कर जाते हैं। अरे यार, इज्जत बड़ी मुश्किल से कमाई जाती है, बहुत मुश्किल से चीज़ों को बनाया जाता है, 1 मिनट नहीं लगता चीज़ों को ख़त्म होने। तो मैं वो काम नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल से मैंने अपनी सारी बातें बता दी और अब मैं पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। बीच बीच में इमोशनल हो जाती हूँ मैं, तो क्योंकि लोग जो हैं वो इस तरीके के क्वेश्चंस मुझे आते हैं। चलिए अब जैकोबियन एज को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जैकोबियन एज के बारे में बताऊँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले कि ये बात सुनिए, ये आप लोगों को अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 1603 एक्सटेंशन ऑफ जेम्स 1, 1605 गन पाउडर प्लॉट, 1611 किंग जेम्स बाइबल पब्लिश्ड, 1613 द ग्लोब थिएटर बर्न। अब मैं एक एक ये क्वेश्चंस ही हैं जो मैं आप लोगों को सारे एक एक करके समझाऊंगी। पहली बात, मैंने आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 8, उसमें मैंने आपको एलिजाबेथन एज के बारे में बताया था, उसके जो फेमस राइटर्स थे उनके बारे में बताया था। आज मैं आपको
इमीडिएट जो सक्सेसर था क्वीन एलिजाबेथ का, जेम्स वन, उसके बारे में बता रही हूँ। पहली बात, क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हुई 1603 में। क्योंकि उसके अपनी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने शादी नहीं करी थी, तो इसीलिए उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। उत्तराधिकारी ना होने के कारण अब किसी को तो जो है वो राजा बनाना था। तो एलिजाबेथ के फादर के ब्लड लाइन से जो जिससे सीधी लीनिएज बनती थी वो थी जेम्स वन, जो कि जेम्स सिक्स था स्कॉटलैंड का, उससे लीनिएज जो है वो बनती थी। तो जेम्स वन जो इंग्लैंड का बना, जेम्स सिक्स था वो स्कॉटलैंड का राजा था वो, और उसको स्कॉटलैंड से इंग्लैंड की गद्दी पर वो बैठा और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों का राजा हो गया। ट्यूडर वंश समाप्त हुआ, हेनरी सेवेंथ से आया था। हेनरी एट्थ, मैरी और क्वीन एलिजाबेथ बिलोंग टू ट्यूडर डायनेस्टी, और ट्यूडर डायनेस्टी का अंत हुआ और नई डायनेस्टी स्टार्ट हुई, स्टुअर्ट। तो जेम्स वन बिलोंग्स टू स्टुअर्ट डायनेस्टी, और स्टुअर्ट डायनेस्टी की शुरुआत के साथ ही अब इंग्लैंड में उथल पुथल मच गई। उथल पुथल मचने का रीज़न था क्वीन एलिजाबेथ वॉज अ प्रोटेस्टेंट। क्वीन एलिजाबेथ एक प्रोटेस्टेंट थी और कैथलिक्स उनके समय में दबे हुए रहते थे। तो उन्हें एक उम्मीद हुई कि भाई अब वंशवाद का वो ख़त्म हो गया, अब एक नया राजा आएगा तो शायद हमको अब अपने कैथलिक्स को ये लगा कि हमको भी उठने का मौका मिलेगा। लेकिन उनकी उम्मीदें तब धराशायी हो गई जब उन्हें ये पता चला कि जेम्स वन जो है वो प्रेस्बाइटेरियन धर्म को फॉलो करता है। अब ये प्रेस्बाइटेरियन धर्म क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। ये सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म की तरह ही है जो प्रोटेस्टेंट्स, अब जेम्स वन भी एक प्रोटेस्टेंट ही था। अब कैथलिक्स को ये लगा कि भाई प्रोटेस्टेंट ही राजा अगर आ गया है तो हमें उसके दबाव में ही रहना पड़ेगा, तो क्यों ना हम इस राजा को और इसकी पार्लियामेंट को उड़ा दें। अब ऐसा खतरनाक प्लान जो है जो बनाया गया, वो खतरनाक प्लान के बनाने वाले थे केट्सबाय। केट्सबाय ने एक गन पाउडर प्लॉट जो है वो 1605 में जो है वो बनाया कि बारूद से राजा और उसकी पार्लियामेंट दोनों उड़ा देंगे, ना रहेगा राजा ना रहेगा प्रोटेस्टेंटिज्म। और वो अपने प्लान में कामयाब हो भी जाते। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, जब कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं तो उनके में भी सेंधमार होते हैं। तो किसी ने जेम्स वन को इत्तला दे दी कि तुम्हें उड़ाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। 5 नवंबर 1605 को जेम्स वन को उड़ाने का प्रोग्राम था, और वो उड़ाने वाले थे महान जो व्यक्ति थे, उनका नाम था गाय फॉक्स। और वो गाय फॉक्स जब वो ब्लो अप करने ही वाले थे बैरल्स को गन पाउडर की, तभी वो पकड़े गए गाय फॉक्स, और उनको और उसके गाय फॉक्स और उसके साथियों को इतना टॉर्चर करा गया जब तक एक एक कॉन्स्पिरेटर नहीं पकड़ लिया गया। और जेम्स वन ने कैथलिक्स के और लोगों के दिल में डर जगाने के लिए 5 नवंबर का दिन गाय फॉक्स डे के नाम से जो है वो घोषित कर दिया। आज भी ब्रिटेन में आतिशबाजी होती है, उस डे को गाय फॉक्स डे के नाम से ही मनाया जाता है। तो राजा का एक मंतव्य था कि जो राजा से टकराने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। अब चलिए बात करते हैं गन पाउडर प्लॉट का लिटरेचर में क्या जो है कंट्रीब्यूशन है। शेक्सपियर ने अपने प्ले मकबेथ में गन पाउडर प्लॉट के बारे में बताया है। मकबेथ में उसने जेम्स वन उस समय जो है उनके पैट्रन थे, तो जेम्स वन के सामने उसने मकबेथ को जब प्रस्तुत करा तो उसमें गन पाउडर प्लॉट का मेंशन किया है। अब इसका क्या रीज़न था शेक्सपियर का? शेक्सपियर की मदर की तरफ के जो साइड के लोग थे वो इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व बताए गए थे, और इसके अलावा जिस इन में ये लोग बैठा करते थे उस इन में शेक्सपियर का भी जाना आना जाना था। तो शेक्सपियर के किसी ने उससे कहा नहीं था, मगर अपने आप उसने ये अपने ऊपर लगा हुआ आरोप हटाने के लिए कि आई एम नॉट वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स, कि मैं किसी कॉन्स्पिरेटर के साथ ही नहीं हूँ, मैं तो राजा का ही जो है वो स्वामी भक्त हूँ। इसीलिए उसने गन पाउडर प्लॉट को मेंशन करा है किस में? मकबेथ में।
इसके अलावा जेम्स वन को खुश करने के लिए उसने सारे साम दाम दंड भेद सब अपनाया है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। जेम्स वन जो है वो स्कॉटलैंड का राजा था और उस समय उसको जो है विचेस और ये सब का बड़ा वो बहुत यकीन करता था इनमें, विचेस। जेम्स वन ने किताब भी लिखी है डेमोनोलॉजी, और मकबेथ, शेक्सपियर ने मकबेथ में उसे ही खुश करने के लिए डेमोनोलॉजी से ही रेफरेंस लेके ये विचेस का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया है इसमें। तो केवल उसको खुश करने के लिए, उसे बताने के लिए आई एम वेरी वेरी मच जो है मैं तुम्हारे प्रति बहुत लॉयल हूँ, आई एम वेरी मच लॉयल टू यू, तो मुझे डिसरिस्पेक्ट जो है या मेरे पर जो है वो फेथ अपना हटने ना दे। तो ये था 1605 का गन पाउडर प्लॉट। अब 1605 के गन पाउडर प्लॉट के बाद नेक्स्ट जो लिटरेचर में एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना है वो है किंग जेम्स वन बाइबल। 1611 में जेम्स वन ने ये देखा प्यूरिटन्स हुआ करते थे। अब ये प्यूरिटन्स कौन थे? ये प्यूरिटन्स थे एक ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने आप को ये मानते थे मन वचन और कर्म से पूरी तरीके से जो अपने आप को प्योर रखना चाहते थे, जो चर्च की सारी जो बुराइयां थी उन्हें समाप्त करना चाहते थे, मोर डेमोक्रेटिक चर्च, और उनमें बिशप्स का योगदान कम से कम रखना चाहते थे। तो प्यूरिटन्स ने कहा कि जो चर्च की प्रैक्टिसेस हैं उनमें सब तरीके का करप्शन समाप्त होना चाहिए, बिशप्स का रोल कम से कम होना चाहिए। इस बात से जेम्स वन को जो है वो बहुत जो है वो खींच हुई और उसने जो है कहा कि बाइबल को फिर से चेंज करो, बाइबल को फिर से ट्रांसलेट करो, और जब बाइबल ट्रांसलेट होगी तो ही उसके माध्यम से जो चीज़ें हैं हम अपनी बात को बाइबल के माध्यम से कहलवा पाएंगे। तो ये एक बाइबल का फिर से ट्रांसलेशन हुआ जिसमें किंग जेम्स वन का काफ़ी बड़ा योगदान था, और 1611 में ये बाइबल पब्लिश हुई, किंग जेम्स वन बाइबल, जो कि जिसे कहते हैं कि जेम्स वन बाइबल कब आई या किंग्स बाइबल कब आई, तो वो आई 1611 में, जो कि लिटरेचर में काफ़ी मायने रखती है। जेम्स वन को वाइजेस्ट फूल कहा जाता था। आप देख रहे हैं कि वाइजेस्ट भी और फूल भी, तो ये जो है वाइजेस्ट फूल उसको कहा जाता था क्योंकि एक तरफ तो वो जो है काफ़ी इन चीज़ों को, लिटरेचर को और उसको जो है वो पैट्रनेज देने वाला था, और दूसरी तरफ वो पार्लियामेंट से अपने रिश्ते जो है वो बिल्कुल ख़राब करके जो है वो रखता था। तो ही वॉज कॉल्ड द वाइजेस्ट फूल। ये भी एक क्वेश्चन है, कौन से राजा को वाइजेस्ट फूल कहा जाता था? तो किंग जेम्स वन को। चलिए अब इसके बाद मैं आप लोगों को और चीज़ बताऊं। तो यहाँ तक ये 3 पॉइंट्स मैंने बताए, सारे पॉइंट्स मैं अब लिखूंगी भी एक एक करके। इसके बाद आते हैं 1613 में द ग्लोब थिएटर बर्न्ड। ग्लोब थिएटर जिसमें शेक्सपियर का भी हिस्सा था। ग्लोब थिएटर उस समय का एक बहुत ही शानदार थिएटर हुआ करता था, और उस थिएटर, जब थिएटर बनते थे तो वो थैच के यानी कि फूस के बना करते थे। शेक्सपियर को माना कि एलिजाबेथन एज में उसने लिखना शुरू करा था, लेकिन अपने 12 सीरियस वर्क्स, मेजाफमेजर, ओथलो, किंग लियर, मकबेथ, ये सारे वर्क्स जो हैं वो उसने 12 वर्क्स अपने लिखे हैं इसी दौरान, यानी कि जेम्स वन के कार्यकाल के दौरान। फिर भी उसे जैकोबियन राइटर नहीं कहा जाता, ही इज कॉल्ड द एलिजाबेथन राइटर। अब जेम्स वन ने जब ये जो प्लेस थे ये जेम्स वन के समय पे उसने लिखे हैं, तो शेक्सपियर ने भाई अपने उसको खुश करने के लिए, अपने जो है पैट्रन्स को खुश करने के लिए हेनरी VIII का मंचन हो रहा था। जब हेनरी VIII का मंचन हो रहा था तो चीज़ उसके हेनरी VIII के आगमन को और जो है प्रभावशाली बनाने के लिए कैनन, तोप का गोला जो है वो छोड़ा गया। थैच का थिएटर था, थिएटर जो है वो जल गया और हेनरी VIII प्ले अधूरा रह गया। अब आप सोच रहे होंगे प्ले क्यों अधूरा रह गया? उस समय के जो राइटर्स हुआ करते थे वो उतना ही प्ले लिखते थे जितना कि उनके एक्टर्स को जो है वो बताया जा सके, जो उतनी ही मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी। ये बाद में कंप्लीट हुआ, शेक्सपियर कुडंट कंप्लीट इट।
1613 में ग्लोब थिएटर जल गया, लेकिन एक साल बाद उसी जगह पे 1614 में ग्लोब थिएटर को पुनः जो है वो खड़ा करा गया। 1642 में प्यूरिटन्स ने दोबारा से, जब पार्लियामेंट ने दोबारा से जो है वो थिएटर को बंद करवा दिया। 1625 में मृत्यु हो गई जेम्स वन की। ऐसी कोई खास परिस्थितियों में नहीं हुई। जेम्स वन डिसेंट्री की वजह से उसकी डेथ हुई और जेम्स वन के साथ ही जैकोबियन एज का समापन हुआ और उसके बेटे चार्ल्स वन ने जगह जो है वो उसकी ले ली। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने अब आप लोगों को यहाँ पर ये लिख लीजिएगा जो ये पीछे है, एक एक करके पॉइंट्स अब आप लोगों को बता देती हूँ कि जेम्स वन के समय के ये पॉइंट्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, लिख भी लीजिएगा। अब मैं आपको सारे जो एक एक करके सारी चीज़ें जो हैं वो लिख देती हूँ और फिर थोड़े से क्वेश्चंस भी आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1603 का, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और इसके अलावा जो मैं अब आपको बता रही हूँ, गन पाउडर प्लॉट के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। It was a failed attempt to blow up the king and the parliament. On November 5, 1605. The main conspirator was Robert Catesby, and the guy and the person who had to blow up was Guy Fawkes. ठीक है। शेक्सपियर mentioned this gunpowder plot in his defense in Macbeth. ठीक, Shakespeare mentioned this gunpowder plot in Macbeth. And ये हुआ यहाँ तक गनपाउडर प्लॉट का। द नेक्स्ट वन इज, जो मुझे आपको बताना है कि शेक्सपियर रॉट 12 serious works during this period। और वो कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पर पहले आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं पूरा इसे मिटाकर कौन से वर्क्स हैं उसके हेनरी एट्थ के मंचन के दौरान और ग्लोब थिएटर वाला जो है वो मैं आपको बताऊंगी। जब आप लोग यहाँ तक लिख लेंगे कौन से 12 वर्क्स जो हैं शेक्सपियर ने इस समय पे लिखे हैं, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी इसमें। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए शेक्सपियर ने कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं। मेजर फॉर मेजर, ऑथलो, मकबेथ, किंग लियर, Antony and Cleopatra,
कोरियोलिनस, टाइमन ऑफ एथेंस, Pericles, Cymbeline, The Winter's Tale, The Tempest, and last the Henry VIII। और इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जो इन्हीं पॉइंट्स में से निकल जाएगा। सबसे पहला, मेजर फॉर मेजर शेक्सपियर की डार्क कॉमेडी मानी जाती है। इनमें से ही काफ़ी सारे पॉइंट्स भी आपको बता देती हूँ। मेजर फॉर मेजर और ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल और ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ये इसके प्रॉब्लम प्लेज माने जाते हैं। मेजर फॉर मेजर उसकी डार्क कॉमेडी है। ओथलो, मकबेथ, किंग लियर और हैमलेट, ये उसके 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं। इस समय उसने ओथलो, मकबेथ एंड किंग लियर लिखा। अब आपको ये पता है कि मकबेथ में उसने गन पाउडर प्लॉट के बारे में बताया। शेक्सपियर के 4 जो हैं वो रोमन प्लेज हैं। और आज मेरी गर्दन में ना चनका आ गया है, पूरी गर्दन मुंड ही रही है मेरी, तो आपको भी लग रहा होगा पूरा या तो ऊपर गर्दन करी जा रही है। तो देखिए, शेक्सपियर के 4 रोमन प्लेज हैं। कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। टाइटस एंड्रोनिकस, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलिनस, ये 4 हैं। याद रखिएगा, शेक्सपियर के 4 रोमन प्लेज हैं जो प्लूटार्क की लाइफ से जिनका जो है वो लिया गया है, सोर्स है। कौन कौन से? सबसे पहला टाइटस एंड्रोनिकस, सेकंड जूलियस सीजर, थर्ड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा और फोर्थ है आपका कोरियोलिनस। ठीक है, ये 4 शेक्सपियर के रोमन प्लेज है, यानी कि रोम की कहानियों पर आधारित। ये एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलिनस इस समय पे लिखे गए। टाइटस एंड्रोनिकस तो पहले ही लिख लिया गया था। पेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। पेरिकल्स वो प्ले है जो शेक्सपियर, पेरिकल्स या प्रिंस ऑफ टायर, जब 1623 में शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था तो उसमें 36 प्ले थे जिनमें ये पेरिकल्स नहीं था। क्यों? क्योंकि इस प्ले को ये माना गया था कि शायद ये शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। उसके बाद टेम्पेस्ट जो है वो शेक्सपियर का माना जाता है कि स्वान सॉन्ग है एंड ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। स्वान सॉन्ग एंड ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। ऑटोबायोग्राफिकल इसलिए है क्योंकि जैसे इसका जो इसका प्रोलोग है उसमें प्रॉस्पीरो जो है वो जैसे सभी से कह रहा है कि नाउ लेट मी गो, अगर आप चाहेंगे, ऑडियंस से कहता है, तो मैं चला जाऊंगा और आप नहीं चाहेंगे तो मैं इसी एन्चेंटेड आइलैंड पे रह जाऊंगा। तो ऐसा लग रहा है जैसे शेक्सपियर अपने जाने की विनती जो है वो कर रहा है। एंड द लास्ट वन जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हेनरी VIII, इसके बारे में ही बता रही हूँ कि हेनरी VIII से जो है वो कैसे कनेक्टेड है। तो ये कैसे कनेक्टेड है ये आप देखिएगा कि ग्लोब थिएटर burnt during the playing of हेनरी VIII। हेनरी VIII के मंचन के दौरान ही ग्लोब थिएटर बर्न्ट। इसके बाद ग्लोब थिएटर कब बना? ग्लोब थिएटर बना 1613 में जो है ये जल गया और 1 साल बाद दोबारा से जो है ये इसको रीस्ट्रक्चर जो है वो करा गया। अब यहाँ तक आप देख लीजिएगा, एक एक जो पॉइंट है मैंने आपको बताया, आप इन पॉइंट्स को जो मैं बोल रही हूँ बोल के जो है लिख लीजिएगा कि गन पाउडर प्लॉट मकबेथ में है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलिनस और टाइटस एंड्रोनिकस और जूलियस सीजर शेक्सपियर के 4 रोमन प्लेज हैं जिनका सोर्स है प्लूटार्क की लाइव्स। पेरिकल्स वो प्ले है जो शेक्सपियर के पहले फोलियो में जिसे शामिल नहीं किया गया था
और टेम्पेस्ट शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग एज वेल एज ऑटोबायोग्राफिकल वर्क माना जाता है। समझे? तो एक ही उसमें से कई सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें भी कराए हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस करा रही हूँ। यहाँ तक तो मैंने जैकोबियन एज के बारे में बता दिया, और उसके बाद आप लोगों को कुछ जो है वो वर्क्स मैंने आपको करवा भी दिए। 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो है वो करवा रही हूँ। देखिए, अब मैं जो आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो मैं यहाँ से लिए हैं। मैंने कहाँ कौन सी एज से ले रही हूँ ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये तो मैंने जैकोबियन एज तो करवा दिया। अब जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया है उससे संबंधित क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा सा चौसर से ले, क्योंकि डे 1 से मैंने एंग्लो सेक्सन और उसके बाद एंग्लो नॉर्मन और उसके बाद चौसर वाला पीरियड जो है वो शुरू करा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो मैं क्वेश्चन भी लिख रही हूँ आपके लिए। कोशिश ये करूँगी रोज के 5 के 10 क्वेश्चन करवा दिया करूँ आपको। चौसर began to write the Canterbury Tales in the year, तो ये मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, मेरे साथ ही लिख लीजिएगा, और फिर उसके बाद इनके आंसर्स भी आप लोगों को बता दूंगी। Who introduced the heroic couplet, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं लिख रही हूं, इनटू इंग्लिश वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3, who called Chaucer the earliest of the great modern, एंड क्वेश्चन नंबर 4। अभी चर्चा करके ही क्वेश्चन कराती हूं। Who is the author of Preface to Shakespeare? तो 2 मिनट का समय दीजिएगा। अब सबसे पहले इन क्वेश्चंस को पहले समझ लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। वो पहला क्वेश्चन है कि चौसर ने कैंटरबरी टेल्स को कब लिखना जो है वो स्टार्ट किया था। तो इसमें आपका 4 ऑप्शंस अगर दिए जाते हैं 1383, 1385, 1387 एंड 1389। तो चौसर बिगेन टू राइट द कैंटरबरी टेल्स इन द ईयर, चौसर ने कौन से साल में कैंटरबरी टेल्स लिखना शुरू करा था। तो इसका आंसर है आपका 1385। 1385 में उसको लिखना जो है उसने शुरू किया था। हु इंट्रोड्यूस द हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट का मतलब होता है कि दो दो लाइन का जो है वो स्टेंजा होता है, जिसमें हर लाइन में आयम्बिक पेंटामीटर होता है। अभी आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है ये मैं आपको फिर जो है नेक्स्ट क्लास पे समझाऊंगी। हु इंट्रोड्यूस द हीरोइक कपलेट इनटू इंग्लिश वर्ड्स, कि इंग्लिश वर्ड्स में 2 लाइन का स्टेंजा हीरोइक कपलेट कौन लेकर आया था। इसे हीरोइक कपलेट का मीनिंग होता है 2 लाइन का स्टेंजा जिसमें हर लाइन में आयम्बिक पेंटामीटर यानी कि हर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं। और चूंकि ये पहले एपिक्स लिखने के लिए यूज़ किया जाता था तो इसका नाम है हीरोइक कपलेट। तो इसका आंसर है चौसर
कि चौसर जो है वो इसे लेकर आया था इंग्लैंड में। इसको इंट्रोड्यूस कपलेट को हीरोइक कपलेट को यानी कि 2 लाइन के स्टैंजा को इंग्लिश वर्स में चौसर लेकर आया था। हु कॉल्ड चौसर द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न। चौसर को किसने जो है अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स किसने कहा है? तो इसका आंसर है सी। इसका 2 आंसर, इसके आंसर में आपको ऑप्शन बताती हूँ। इसका ऑप्शन है हडसन, अल्बर्ट, पोप या लुइस। कौन है? तो इसके हु कॉल्ड चौसर द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स, कि किसने जो है चौसर को अर्लीस्ट ऑफ द मॉडर्न्स कहा है? तो जी कहा है अल्बर्ट ने। अल्बर्ट कॉल्ड हिम द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स, कि भाई हमारे मॉडर्न्स में जो सबसे अर्लीस्ट जो ग्रेट है वो कौन है? चौसर। हु इज़ द ऑथर ऑफ प्रीफेस टू शेक्सपियर। हु इज़ द ऑथर ऑफ प्रीफेस टू शेक्सपियर। तो इसका आंसर है कि भाई प्रीफेस टू शेक्सपियर ये बुक किसने लिखी है? तो ये है डॉक्टर जॉनसन। एक मिनट, डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ने जो है वो लिखा है हु इज़ द ऑथर ऑफ प्रीफेस टू शेक्सपियर, तो है डॉक्टर जॉनसन। ठीक है जी, चलिए अब और ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए। अब मैं और क्वेश्चंस आप लोगों को बता रही हूँ इससे आगे के। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किसने किसके लिए क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये अभी तक मैंने जो थोड़ा पढ़ा है उसके बारे में ही मैं आपको बता रही हूँ। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको पढ़ा था। हु वॉज, क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा। हु इज कॉल्ड the father of the English Reformation and the first Protestant? The first Protestant. And बिल्ली पढ़ा तो लूँ। Who was the first to translate the Bible into English? How many characters the prologue? How many characters are there in the? अब सबसे पहले मैं आप लोगों को इन्हीं के आंसर जो हैं वो बता रही हूँ। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए, who was called the first Protestant, who was called the father of the English Reformation and the first Protestant?
इसके अगर मैं आपको ऑप्शन बोलूं तो ये है पोप, जॉन विक्लीफ, जॉन बार्बर एंड मार्लो। हु इज़ कॉल्ड द फादर? आप लोगों को मैंने जब ये लेक्चर सीरीज शुरुआत करी थी मैंने तभी ये बताया था कि बाइबल को ट्रांसलेट करा और बाइबल को से के माध्यम से रिफॉर्मेशन लाने की जो शुरुआत करी थी वो किसको ने करी थी? विक्लीफ ने करी थी। विक्लीफ के फॉलोअर्स को ही लॉलार्ड्स जो है वो कहा जाता है। तो हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द इंग्लिश रिफॉर्मेशन एंड द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट? वो है आपका विक्लीफ। विक्लीफ ने शुरुआत करी थी। और यही चीज़ मैं अगर आपसे ये कहूँ कि कौन था वो जिसने पहली बार बाइबल को ट्रांसलेट करा था इंग्लिश में, तो वो भी विक्लीफ। ये दोनों का आंसर एक ही है। अब हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द प्रोलोग? तो अब आप इसको ये देखिए, ये मैंने हाउ मेनी कैरेक्टर्स या मैंने आप यहाँ पे कहो हाउ मेनी पिलग्रिम्स आर देयर इन द प्रोलोग, तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर 31। ठीक है, 29 पिलग्रिम्स और उसके बाद 31 थे। कि कैसे? क्योंकि उसमें एक नरेटर भी था और जो है वो एक जो उसका इनका जो मालिक था वो भी, तो 31। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है कराए हैं। ऐसे ही मैं अब रोज़ जो लेक्चर लूँगी उसमें 5-6 क्वेश्चन रोज़ जोड़ दिया करूँगी, जिससे जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो भी आपका रिवाइज जो है वो होता चले। थैंक यू वेरी मच एंड डू लाइक माई वीडियो। और पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल।